Hello investors, welcome to moneybuzzindia.com, your gateway of wisdom in the stock market. So let's start for today. आज जो हम बात करने वाले हैं वो हमारी जो बातचीत रहेगी वो रहेगी टार्सन आईपीओ के ऊपर। टार्सन आईपीओ के बारे में आज हम डिटेल्ड रिव्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे कि ये इसके फंडामेंटल्स क्या हैं कंपनी के और किस तरह से कंपनी बाज़ार में काम कर रही है। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं टार्सन आईपीओ को। आपने देखा होगा कि सीएनबीसी आवाज़ और जी बिजनेस ने इसको वैल्यूएशन महंगे करके बताया है आईपीओ क्योंकि इसकी वैल्यूएशन महंगे हैं और इन्वेस्टर जो रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स हैं वही इस आईपीओ में अप्लाई करें। आगे हम देखते हैं कि ये कंपनी फंडामेंटली किस तरह से काम कर रही है और आज की वीडियो का जो कंटेंट रहने वाला होगा हम डीप डाइव करेंगे इसके बिजनेस के मॉडल्स में, कंपनी की प्रोफाइल को देखेंगे, बिजनेस मॉडल्स को देखेंगे और इनोवेशन क्या कर रही है कंपनी और कंपनी का विज़न क्या है। तो इस आईपीओ की बात करें, सबसे पहले इस आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। 15 नवंबर से 17 नवंबर तक ये आईपीओ खुला रहेगा। लगभग 1000 करोड़ का आईपीओ साइज है ये। 635 से 662 पर शेयर इनका वैल्यू है। 662 रुपये पर अपने को मिलेगा रिटेल इन्वेस्टर्स को और फ्रेश इशू इसमें केवल 150 करोड़ का है, बाकी सब ऑफर फॉर सेल में जा रहा है पैसा। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं इस कंपनी के बारे में, तो सबसे पहले बातचीत को शुरू करते हैं वैल्यू माइग्रेशन से। वैल्यू माइग्रेशन एक टॉपिक है जिसको मोतीलाल ओसवाल के फाउंडर रामदेव अग्रवाल जी बार बार कवर करते रहे हैं अपनी वीडियोज़ में और अपने लेक्चर्स में, जिसमें वो बताते हैं कि जहाँ पे एक कंपनी की वैल्यू दूसरी में शिफ्ट हो रही है, एक इंडस्ट्री की वैल्यू दूसरी में शिफ्ट हो रही है, तो ये भी वैल्यू माइग्रेशन का एक कैंडिडेट हमें लगता है कि टार्सन प्रोडक्ट्स है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं डेटा, 2015 में प्लास्टिक वेयर प्रोडक्ट्स जो कंपनी बनाती है लैब इक्विपमेंट के लिए उसका मार्केट साइज 46% था और ग्लासवेयर प्रोडक्ट का 54% था। यदि आप 2020 का डेटा सेम कंपेयर करके देखेंगे दोस्तों, तो आप पाएंगे कि ये 46 से बढ़कर प्लास्टिक वेयर प्रोडक्ट का जहाँ पे कंपनी ऑपरेट कर रही है 52% हो गया है और ग्लासवेयर प्रोडक्ट का 48% हो गया। तो यानी कि ग्लासवेयर प्रोडक्ट की मार्केट इधर प्लास्टिक वेयर प्रोडक्ट्स में आ रही है। तो ये वैल्यू माइग्रेशन हो रहा है कि ग्लास प्रोडक्ट्स यूज़ ना करके जो कंपनी बनाती है लैब टेस्टिंग इक्विपमेंट्स और ये सब, वो प्लास्टिक के यूज़ कर रहे हैं लोग धीरे धीरे। और 2025 तक ये मार्केट का साइज़ बदलकर प्लास्टिक वेयर प्रोडक्ट का 67% हो जाएगा और ग्लासवेयर प्रोडक्ट का 33% रह जाएगा। तो ये एक वैल्यू माइग्रेशन है जो इस कंपनी को मिल रहा है, इसलिए ये कंपनी महंगी है कि इसमें ग्लासवेयर प्रोडक्ट्स का जो मार्केट साइज घटता जा रहा है और प्लास्टिक वेयर प्रोडक्ट का बढ़ रहा है, वहाँ पे कंपनी ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, तो वहाँ पे वैल्यू माइग्रेशन इस कंपनी को मिल रहा है। यदि आप वर्ल्ड वाइड भी इस इंडस्ट्री का डेटा एनालाइज करेंगे 2015 से 2025 तक का, तो ये लगभग 5% के CAGR से इंडस्ट्री ग्रो हो रही है। यदि लेकिन आप इंडिया में सेम डेटा को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि 10 से 20% के आसपास ये CAGR दिखा रहा है कि ये डेटा 2015 से 2020 का जो है वो 10.3 की CAGR से बढ़ा है और 2020 से 2025 में जो एक्सपेक्टेड CAGR आ रही है वो 16% के आसपास है। तो ये कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है उसका अपना ही CAGR 16% के आसपास है। ये एक और फोर्स्ट एंड सुविलियन रिपोर्ट करके एक कंपनी है जो वैल्यू एनालिसिस की रिसर्च छापती है, तो उन्होंने भी ये डेटा पब्लिश करा है कि 4.9% वर्ल्ड वाइड ट्रेंड है, लेकिन इंडिया में ट्रेंड 16% के आसपास बैठ रहा है। तो कंपनी के एंड यूज़र्स की बात करें जो कि कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, एकेडमिक रिसर्च और फार्मास्यूटिकल, CRO, IVF क्लिनिक, डायग्नोस्टिक लैब एंड अदर्स। तो ग्लोबल स्पेस में यदि बात करें तो हम देखते हैं कि एकेडमिक रिसर्च में लगभग 35% शेयर, मार्केट शेयर जो है इन प्रोडक्ट्स का एकेडमिक रिसर्च में यूज़ हो रहा है। फार्मास्यूटिकल्स में 39% यूज़ हो रहा है और IVF क्लिनिक में 4% और अदर्स में ये CRO में 16% यूज़ हो रहा है। और यदि ग्लोबली भी इन सभी सेक्टर्स जो इनके प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं उनकी ग्रोथ, क्योंकि उनका धंधा चलेगा तो ही इस कंपनी का धंधा चलेगा, तो यदि उसकी भी हम CAGR को देखें तो 6 से 8% के बीच में, 10% के बीच में उनकी भी ग्लोबली CAGR एक्सपेक्टेड है और चल रही है। 15 से 20 का डेटा, फिर 20 से 25 का डेटा है, आप एनालाइज कर सकते हैं, वहाँ पे भी ग्रोथ दिख रही है। यदि आप इंडिया में इस रेशो को देखेंगे तो एकेडमिक रिसर्च में 32% है और फार्मास्यूटिकल्स में 21% है और 27% जो है डायग्नोस्टिक लैब में इनके प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं। और इस तरीके के प्रोडक्ट यूज़ करने वालों का जो मार्केट शेयर है वो इस तरीके से कंबाइंड है। यदि इंडिया में इन सभी सेक्टर्स की ग्रोथ को आप देखेंगे जो इनके कंज्यूमर्स हैं, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे 12 से 17% तक की ग्रोथ CAGR 20 से 25, यानी कि अगले 4 से 5 साल में वहाँ पे एक्सपेक्टेड है।
तो जब उनका बिजनेस ही 16-17% की CAGR से बढ़ेगा तो आप समझ सकते हैं कि इस कंपनी से वो जो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं या खरीद रहे हैं वो भी लगभग इसी स्पीड से आगे बढ़ेगा। यदि ट्रेंड्स देखें कि हम इस इंडस्ट्री को क्या ड्राइव कर रहे हैं, सबसे पहले तो कॉस्टली क्रोनिक केयर नीड्स एंड ग्रोइंग एंड एक्सर्टिंग कंसिडरेशन डिमांड ऑन हेल्थ सिस्टम। इसका क्या मतलब है कि जो भी कॉस्टली इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी टेस्टिंग में ये सब यूज़ होता है। R&D एक्टिविटी बढ़ती जा रही है कोरोना के बाद से, जब से पेंडेमिक हुआ है सब लोग अपनी लैब्स वगैरह और ये सब इनका बिजनेस बढ़िया चल रहा है। मूवमेंट फ्रॉम ग्लासवेयर टू प्लास्टिक इंडस्ट्री में आ रहे हैं, जो ग्लास के प्रोडक्ट यूज़ होते थे वो भी सब प्लास्टिक की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है, इसमें इतने ज़्यादा प्लेयर्स नहीं हैं। लैब इंस्ट्रूमेंट्स ग्लोबली आर वेरी हाई ऑन टेक्नोलॉजी, तो हाई टेक्नोलॉजी से बनते हैं ये और इतने सारे प्लेयर्स यहाँ पे नहीं हैं। यदि आप की फाइनेंशियल्स की बात करें कंपनी के तो देखेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख सकते हैं कि 28% के आसपास 2021 में है। रिवेन्यू जो है 228 करोड़ है, ग्रॉस मार्जिन 73% के आसपास है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल लगभग ROIC लगभग 21% के आसपास है। तो आप देख सकते हैं कि 228 करोड़ रुपए रिवेन्यू कोट कर रही है कंपनी, जो कि 178-175 थे पिछले सालों में। और यदि ये IPO जैसे कंपनी का सब्सक्राइब होता है तो जो 200 करोड़ के आसपास कंपनी को मिलेंगे, तो वहाँ भी ये कंपनी कैपेक्स में करेगी। और इसका जो रेशियोज़ हैं वो दिखाते हैं कि जो एसेट टर्नओवर है वो 1 से ज़्यादा है। तो ये कंपनी की सेल आपको आने वाले 1-2 साल में 450-500 करोड़ के आसपास भी एक्सपेक्टेड है कि दिखाई दे सकती है। तो यदि आप बात करें कि शेयर होल्डर्स कौन है इसमें कंपनी में, या कौन शेयर होल्डर्स जो अपने शेयर्स बेच रहा है, तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर में इसमें संजीव सहगल, रोहन सहगल है। रोहन सहगल एक न्यू जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स में आते हैं जो कि अब इस कंपनी को लीड करेंगे आने वाले समय में। यदि अभी बात करें आप तो क्लियर विजन नाम से एक इन्वेस्टमेंट फर्म है, जो कि संजीव सहगल के ब्रदर का शेयर इन्होंने 49% उस कंपनी में ख़रीदा था प्राइवेट 2018 में। वो अपने शेयर्स को इस IPO के थ्रू बेच रहे हैं मेजरली, और कुछ शेयर इनके भी जा रहे हैं ऊपर वालों के, संजीव सहगल और रोहन सहगल के। बाकी कंपनी में जो भी 150 करोड़ का फ्रेश इक्विटी है वो ऊपर से संजीव सहगल, रोहन सहगल के शेयर्स में से माइनस हो रहा है। यदि आप देखेंगे वैल्यूएशंस की तो PE रेशो अप्रोक्स 50 के आसपास आ रहा है। 3500 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन ही मांग रही है कंपनी। EBITDA मार्जिन इनके 46% के आसपास हैं 2021 के जो हैं। तो इस तरह से कंपनी के वैल्यूएशंस बन रहे हैं। यदि आप कंपटीटर्स देखेंगे कंपनी के जो इंडिया में है तो रैमी करके है, उसमें गिनेक्सी है, एपडॉस है, एक्यूमैक्स है, ये कंपनी के कंपटीटर है। यदि आप देखेंगे और कंपटीटर का डेटा टारसन से कंपेयर करके तो आप देखेंगे टारसन सभी पैरामीटर्स पर खरा उतर रहा है। 1983 की कंपनी है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, पुराना मतलब ट्रैक रिकॉर्ड है इनके पास में। इनके प्लांट्स इंडिया में है, कंज्यूमेबल्स में ये फेवरेबल है, रीयूजेबल PCR सेल कल्चर में। और यदि आप और भी इसका कंपैरिजन करेंगे ग्रॉस मार्जिन, EBITDA मार्जिन, नेट मार्जिन, ROE और ROCE के बेसिस पे, तो भी आप देखेंगे कि टारसन का ग्रॉस मार्जिन 73% है जो कि इंडस्ट्री में हाईएस्ट चल रहा है, और EBITDA मार्जिन भी 41% है जो कि हाईएस्ट है। नेट मार्जिन भी 22% है जो कि सेकंड हाईएस्ट है। ROE आप देख सकते हैं 19.5% के आसपास है, ROCE 27% के आसपास है, 27.5%। तो रेशोज़ वगैरह काफ़ी अच्छे हैं और इंडस्ट्री में जो पोजीशनिंग है कंपनी की वो भी अच्छी लग रही है। जो कि डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क की बात करें तो ऑल इंडिया इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क बिछाया हुआ है और सभी जगह इवनली इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स काम कर रहे हैं। वेस्ट में आप इनके 11 डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो कि 24% सेल्स का लेके आ रहे हैं। सेंट्रल में 18 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 6% ला रहे हैं। नॉर्थ में 42 डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो कि 18% सेल्स ला रहे हैं। नीचे साउथ में 36 डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो कि 39% ला रहे हैं। तो इस तरह से कंपनी ने अपना नेटवर्क बिछाया हुआ है। यदि जैसा कि वॉरेन बफेट कहते हैं कि रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग, तो आपको जो भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे पहले उसको जान लेना अच्छी तरीके से चाहिए कि क्या कंपनी करती है और क्या कंपनी के फाइनेंशियल हैं, क्या कंपनी की किस इंडस्ट्री में काम कर रही है। तो ये 1983 की इनकॉर्पोरेट हुई हुई कंपनी है। 2019 से 21 के बीच में इन्होंने 5 एकड़ का लैंड डेवलप करा है फैसिलिटी सेंटर के लिए अपना। तो ये यदि लैंड की साइज़ आप देखेंगे तो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी के सभी साइज़ से भी ज़्यादा ये लैंड इन्होंने एक्वायर करा है। तो आने वाले समय में कंपनी के प्लान्स काफ़ी हैवीली इन्वेस्ट करने के हैं और हैवीली एक्सपेंड करने के हैं। यदि इस कंपनी में रिस्क की बात करें तो सबसे पहला रिस्क है कि इस कंपनी की हिस्ट्री नहीं है लिस्टिंग की, तो हमें नहीं पता कि प्रमोटर आने वाले समय में इन्वेस्टर्स के लिए किस तरह से रिएक्ट करेंगे। CSR को लेके, डिविडेंड को लेके। कंपनी सेक्रेटरी ने 1 साल से पहले ही अभी रिज़ाइन करा है। प्लास्टिक के प्राइस की वॉलेटिलिटी जो है, ये जो इनका भी सारा रॉ मटेरियल है बाहर से इम्पोर्ट होकर आता है,
तो ये जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन में क्या प्रॉब्लम है कि इसमें जो भी इनके प्लांट्स हैं वो सभी वेस्ट बंगाल में स्थित हैं। यदि वेस्ट बंगाल में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आने वाले समय में कंपनी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये सभी कंसर्न आपको दिमाग में रखने चाहिए यदि आप किसी भी कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं। 75% इज़ इम्पोर्टेड इन द कंट्री। जो भी ये प्रोडक्ट है इनका 75% से ज़्यादा इम्पोर्टेड प्रोडक्ट पे कंपनी चल रही है। ये इनके प्लांट्स की लोकेशन है, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, वेस्ट बंगाल में सभी प्लांट्स हैं। और आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको एक डेटा को और देख लेना चाहिए। ये एक वेरी इंटरेस्टिंग डेटा है। यदि आप देखेंगे तो 2010 से आज तक का डेटा है। ये 253 के करीब आईपीओ अभी तक सारे जो हैं 2010 से अभी तक आए हैं। यदि उसमें से देखें ऐसी 30 कंपनी हैं जो कि अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका यदि प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे डेटा पे तो लगभग 12% के आसपास प्रोबेबिलिटी ऐसी कंपनियों की बनती है आपके आईपीओ में लगाने के बाद में आने की, जो कि ख़त्म हो जाएगा आपका पैसा बिल्कुल ही। ये स्टॉक विच लॉस्ट मोर देन 90% फ्रॉम देयर आईपीओ प्राइस। ऐसे जो 10% ही बचा है पैसा, मतलब 90% पैसा वाइप आउट हो चुका है, वो भी इसी श्रेणी में आ रहा है। तो लगभग 24% प्रोबेबिलिटी इस तरीके की कंपनियों की रहती है आईपीओ में जो आती हैं, तो कि पैसा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा आपका। ये 12% के इसमें 10% बच सकता है और 12% में तो वो भी नहीं बचेगा। तो आप देख सकते हैं कि 67 कंपनी 253 में से ऐसी हैं जो कि अभी भी आईपीओ प्राइस से नीचे ट्रेड कर रही हैं। तो यानी कि 51% प्रोबेबिलिटी आईपीओ में हमेशा ही ऑड्स में आपके काम करती है। और यदि देखें तो जो 100% से ज़्यादा शेयर बढ़े हैं आईपीओ प्राइस से, वो केवल 75 हैं। यानी कि 30% शेयर ऐसे हैं जो आईपीओ में आने के बाद आईपीओ प्राइस से 100% से ज़्यादा का गेन दिखाया। और 21 शेयर ऐसे हैं अभी तक 253 में से जिन्होंने 500% से ज़्यादा का गेन दिखाया। तो यानी कि वो 8% है। तो 37% 38% प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में काम कर रही हैं और 51% आपके अगेंस्ट में काम कर रही हैं। तो आईपीओ मार्केट को जब भी आप एनालाइज करें काफ़ी अच्छे से करें। यही हमारा फोकस है कंपनी का भी, मनी बजट इंडिया की टीम का भी, कि आप एनालाइज चीज़ों को अच्छे से कर पाएँ। आगे जो है डिटेल एनालिसिस कंपनी का, टार्सन का, आप अपने बेस पे कीजिए इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो हमने डिस्कस करें हैं। और यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अपना विज़न हमेशा लॉन्ग टर्म का रखिए। 2 से 5 साल कंपनी के साथ जुड़ के आपको रहना है, जब तक ये ट्रेंड माइग्रेशन, वैल्यू माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हो जाता कंपनी के साथ में, जब ही जाके आपको वैल्यू जनरेट होती हुई दिखेगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।